हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 198 की। आज की क्लास में भाई हम डिस्कस करेंगे पैराजंबल, एक वन वर्ड्स और इडियम्स इन फ्रेजेस। तो पहला ये कि पैराजंबल है जो ऐसा सीडीएस में पूछा गया था। करके देखिए आप। एक बार मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर करें। देखिए पैराजंबल्स के लिए अप्रोच आपको ऑप्शन से ही चलना चाहिए। तो ऑप्शंस देखिएगा, एस 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 और क्यू। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? एस की 3 बार दे रखा है, तो हम एस से ही करके देखते हैं। व्हेन यू, ये तो फर्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कैसा आएगा? तो व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट, बिल्कुल आ सकता है। और क्यू में है व्हेन यू रीड द 4 सेंटेंसेस, ये भी आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट है तो वर्ब की जरूरत है। वर्ब रीड भी है और वर्ब हियर भी है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ फर्स्ट सेंटेंस एस से लेना कोशिश करनी चाहिए, एस से ही हम स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा एस की है। तो व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट, जब भी कोई स्टेटमेंट आप सुनते हैं, ठीक है, एस के बाद में आर है, क्यू है, पी है, तो पी में कह रखा है विच वन इज क्लोजेस्ट, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्लोज पूरा हो गया, एक उपवाक्य पूरा हो गया व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट। अब जब एक क्लोज पूरा हो गया तो मेरे भाई आगे दूसरा क्लोज बनेगा, आगे दूसरी बात स्टार्ट करेगा कि जब आप एक स्टेटमेंट सुने तो क्या करें। तो हम पी से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको काट दीजिए। क्यू में है रीड द 4 सेंटेंसेज व्हेन यू हियर अ स्टेटमेंट, जब भी कोई आप स्टेटमेंट सुने तो क्या करें। तो आप करें 4 सेंटेंसेस को पढ़ें इन योर टेक्स्ट बुक, अपनी टेक्स्ट बुक में, और डिसाइड करें। क्या डिसाइड करें? पी में दे रखा है कि विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, कि कौन सी चीज जो है, कौन सा ऑप्शन जो है वो मीनिंग में सबसे नजदीक है। किसके नजदीक? टू। तो यहाँ पे एक मैंडेटरी पेयर बन रहा है। पैराजंबल्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक मैंडेटरी पेयर बनता है। मैंडेटरी पेयर का मतलब है अनिवार्य जोड़ा, कि ये ऐसा ही होगा, इसके बाद में यही आएगा, इसके पहले यही आएगा। ये जो एक चीज है ना, होनी ही चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो मैंडेटरी पेयर यहां पे बनेगा, पी के बाद में पक्का आएगा आर, पी के बाद में आर, ये एक मैंडेटरी पेयर है। क्यों? क्योंकि क्लोज के साथ टू लगेगा, ठीक है। तो क्लोज के साथ टू यहां है, तो कौन सा सबसे नजदीक है किसके? उस स्टेटमेंट के जो आपने सुना है ना। तो ये पी के बाद आर आएगा, तो पी के बाद देखो आर यहां नहीं है, पी के बाद आर यहां भी नहीं है, तो बचा एक ही ऑप्शन, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आगे चलिएगा। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस 250 तक हम पिछली क्लास तक डिस्कस कर चुके थे। 251 251 से स्टार्ट करेंगे। टू रेज अ डस्ट। रेज अ डस्ट का मतलब होता है डिस्टरबेंस कोज करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, कमोशन, टू क्रिएट अननेसेसरी फस, अनावश्यक हंगामा, अफरा तफरी या भ्रम पैदा करना। रेज का मतलब उठाना, डस्ट का मतलब धूल। सोचो आप ऐसे चलते चलते ही धूल उठा रहे हो अपने पैरों से, सीधी बात है, सब कुछ ठीक, माहौल एकदम शांत प्लीजेंट चल रहा है, और अचानक से धूल उड़ा दी तुमने, तो ये एक अलग ही चीज है। लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये चाह क्या रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। डिस्टरबेंस तो खैर क्रिएट कर ही रहे हो। तो ये है द माइनर इशू रेज्ड अ डस्ट इन द ऑफिस एंड वेस्टेड एवरीवन्स टाइम। एक छोटा सा मुद्दा था, माइनर इशू था, उसने ऑफिस में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, कमोशन क्रिएट कर दिया, फस क्रिएट कर दिया, और सभी का टाइम वेस्ट कर दिया। माई हैंड्स आर फुल, मेरे हाथ फुल हैं, इसका मतलब मैं बिजी हूं। दिख नहीं रहा मेरे हाथों में, दोनों हाथों में मैं कोई सामान लेके जा रहा हूं, तो दोनों हाथ मेरे एंगेज्ड हैं, मैं काम कैसे करूंगा, मैं बिजी हूं। टू बी वेरी बिजी और कंप्लीटली ऑक्यूपाइड विद नो टाइम फॉर एडिशनल वर्क। बहुत व्यस्त होना, इतना काम होना कि और कुछ करने की गुंजाइश ही ना रहे। आई वुड लव टू हेल्प यू बट माई हैंड्स आर फुल, मैं तुम्हारी सहायता करना पसंद करूंगा लेकिन मैं व्यस्त हूं। विद एग्जाम प्रिपरेशन दिस वीक, इस वीक में एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। 253, टू सेट द टेम्स ऑन फायर। टेम्स जो है वो नदी का नाम है भाई, इसको थैम्स नहीं बोलते, टेम्स बोलते हैं, टेम्स।
तो टू सेट द टेम्स ऑन फायर, इसका मतलब नदी में आग लगाना। सोचो पानी में आग लगा दो, इसका मतलब कुछ कुछ अद्भुत ही करने वाले हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो। तो ये है ही इज हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है, बट ही इज नॉट लाइकली टू सेट द टेम्स ऑन फायर इन दिस फील्ड, इस फील्ड में ऐसा करने की संभावना है नहीं, कुछ बेहतर कर दे, असाधारण काम कर दे, ऐसी संभावना है नहीं। तो टॉक शॉप, कोई मान लीजिए दुकानदार है और सारे दिन बातें करता है दुकान की, घर पे आया दुकान की बातें, किसी से मिला दुकान की बातें, तो काम की ही बातें करता रहता है। टू टॉक ओनली अबाउट वंस वर्क और बिजनेस, अपने काम या बिजनेस के बारे में बात करना, विशेष करके किसी सामाजिक स्थिति में। At the party they started to talk shop again, पार्टी में उन्होंने शुरू कर दिया फिर से तो अपनी काम की बातें करना। To their friends felt bored, so their friends felt bored, इसलिए उनके फ्रेंड्स जो हैं वो बोर हो गए। ठीक है, एक और देखिए 255, रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी और ग्रुप। भी साधारण लोग ही होते हैं जो फाइलों के चक्कर में घूमते रहते हैं, रैंक के चक्कर में कि इस ऑफिस में मेरी ये रैंक है, मेरे से ऊपर ये बंदा है, उससे ऊपर ये है। साधारण कर्मचारी, आम जिंदगी, आम सदस्य। द न्यू पॉलिसी वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द रैंक एंड फाइल ऑफ द यूनियन, नई पॉलिसी का बड़े पुरजोर तरीके से विरोध किया गया यूनियन के सामान्य कर्मचारियों के द्वारा। ये हो गया इडियम्स एंड फ्रेजेस। एक है वन वर्ड, वन वर्ड में पहला है फौना, एक होता है फोना, एक होता है फ्लोरा। फोना होता है किसी क्षेत्र विशेष के पशु, फ्लोरा होता है किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति। द डेजर्ट्स फौना इंक्लूड मैनी रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले पशु होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनमें रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होते हैं कीट, रेप्टाइल्स होते हैं जो सरीसर्प वर्ग के हो, है ना, उन ये शामिल हैं। फ्लोरा होता है द प्लांट लाइफ, मतलब वेजिटेशन जिसको बोलते हैं। तो कह रहा है द सेंचुरी प्रोटेक्ट्स द नेटिव फ्लोरा फ्रॉम इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव मतलब जो इन्वेड करने वाली है, आघात करने वाली है, आक्रमण करने वाली है, तो उन प्रजातियों से बचाती है वनस्पति को। कौन? अभ्यारण्य जो है वो बचाता है। आगे है 148 प्लेटिट्यूड्स, प्लेटिट्यूड होता है घिसी पिटी बातें। ट्राइट ओवरयूज स्टेटमेंट दैट साउंड वाइज बट एड लिटिल सब्सटेंस, घिसी पिटी बातें, खोखले बातें, है ना। द स्पीच वॉज फुल ऑफ प्लेटिट्यूड्स अबाउट वर्किंग टुगेदर विदाउट एनी प्लान, स्पीच जो है वो पूरा भरा हुआ था घिसी पिटी बातों से, वही बातें जो बार बार सुन चुके थे कि साथ काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई योजना नहीं थी। फिर है फ्रेस्को, फ्रेस्को होता है म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल होता है भित्ति चित्र, ठीक है। डन ऑन फ्रेश वेट प्लास्टर, ऑल्सो सच अ वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग को बोलते हैं ऐसा समझ लो, दीवार पर बनाए गए चित्रों को बोलते हैं क्या? फ्रेस्को। द चैपल वॉल्स आर एडोर्न्ड, चैपल मतलब चर्च है, उसकी दीवारें जो हैं वो एडोर्न्ड हैं, डेकोरेटेड हैं, ये एडोर्न मतलब सजाना। रेनेसा फ्रेस्को, है ना, पुनर्जागरण की तस्वीरों से, उसके भित्ति चित्रों से। फिर है जंटा, ये बहुत बार आता है, ये न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ते हैं हम। जंटा होता है रूलिंग काउंसिल, टिपिकली इन मिलिट्री, तो मिलिट्री अगर शासन करने लग जाए, जो एक षड्यंत्र के बाद या तख्ता पलट के बाद सत्ता अपने हाथ में लेती हो, उसको बोलते हैं क्या? जंटा। द कंट्री वॉज कंट्रोल्ड बाई ए मिलिट्री जंटा, कंट्री को नियंत्रित किया गया मिलिट्री जंटा के द्वारा फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल इकोनॉमी बेस्ड है, फाइनेंशियल आर्टिकल है, ठीक है, आंकड़े बहुत सारे देखेंगे। और इस प्रकार के एडिटोरियल में जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी हम नई चीजें डिस्कस करते हैं, वो लगभग सेम प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। किस बारे में एडिटोरियल? द एडिटोरियल एनालाइजेस इंडिया सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ। एडिटोरियल विश्लेषण करता है भारत की अचंभित रूप से, आश्चर्यजनक रूप से जो बहुत स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ है अमिड ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। एक तरफ देखिए पूरे विश्व भर में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, लेकिन भारत में बड़ी स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है, तो इस बारे में एडिटोरियल डिस्कस करेगा। हाईलाइटिंग हाउ स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स, ये दर्शाते हुए कि कैसे सांख्यिकी कुछ कारक हैं, लाइक एन अनयूजुअली लो जीडीपी डिफ्लेटर, जैसे कि एक असामान्य रूप से जीडीपी कम जीडीपी डिफ्लेटर है ना। जीडीपी डिफ्लेटर हम देखेंगे क्या होता है। एंड टेम्परेरी बूस्ट, और अस्थायी रूप से कुछ उछाल भी है,
जैसे कि फ्रंट लोडेड एक्सपोर्ट की मतलब आपने टैरिफ लगने से पहले ही कुछ एक्सपोर्ट कर दिया, लो इन्फ्लेशन, कम महंगाई है, टैरिफ इफेक्ट्स हैं, है ना। मे बी इन्फ्लेटिंग रियल ग्रोथ फिगर्स, हो सकता है कि जो वास्तविक ग्रोथ के आंकड़े हैं उनको ये इन्फ्लेट किए हुए हैं। इन्फ्लेट का मतलब है वैसे तो फुलाना होता है, हवा भरना होता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो अचंभे में डाल रही है कि सारे वर्ल्ड में सारे देश संघर्ष कर रहे हैं, भारत कैसे नहीं कर रहा, भारत में जीडीपी ग्रोथ कैसे मतलब स्ट्रांग हो रही है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि हो सकता है एक तो फ्रंट लोडेड एक्सपोर्ट कारण रहा हो, कम महंगाई कारण रही हो, टैरिफ इफेक्ट्स के कारण रहे हो, ठीक है, टेम्परेरी बूस्ट है मतलब ये। एक कहा है कि भाई एक कुछ स्टेटिस्टिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि ये बताया आपको कि भाई ये जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो काफी निम्न स्तर पर है, तो इन सब के चलते हो सकता है कि ऐसा जीडीपी ग्रोथ दिखा रही हो। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं कहानी क्या है। तो सब एडिटोरियल का टाइटल आपको दिख रहा है, कोशस ऑप्टिमिज्म। क्या है? कोशस ऑप्टिमिज्म। मेरे भाई मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस होता है वो सारे शब्द क्या होते हैं? वो सारे ही शब्द होते हैं एडजेक्टिव। कोशस ऑप्टिमिज्म, कोशस ओयूएस एंडिंग वर्ड है, इसलिए जनरली वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो कोशस एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में आईएसएम होता है वो नाउन होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का मतलब है आशावाद। दोनों ही मैंने कैसे पहचानना सिखाया? सफिक्स के माध्यम से, कि ओयूएस से एंड हो तो वो एडजेक्टिव है, आईएसएम से एंड हो तो वो नाउन है। कोशस ऑप्टिमिज्म क्या होता है? कोशस का मतलब होता है सावधानीपूर्ण, केयरफुल, विजिलेंट, वेरी अवेयर, है ना। तो एक प्रकार से सतर्क कह सकते हो, जागरूक कह सकते हो, और ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, ठीक है। तो कैसा आशावाद है? बड़ा ही अवेयर या बड़ा ही केयरफुल आशावाद है। आशावाद तो है, आप ब्राइटर साइड ऑफ कोई भी इश्यू है वो देख रहे हो, कोई भी मामला है उसका पॉजिटिव साइड आप देख रहे हो, लेकिन उसमें फिर भी आप बहुत ही अलर्ट होकर, बहुत ही केयरफुल होकर वो देख रहे हो। किसको लेकर है? इंडिया एंड ग्रोथ, भारत और ग्रोथ को लेकर एडिटोरियल है। इंडिया चैलेंज इज टू मेंटेन द ग्रोथ मोमेंटम। भारत का चैलेंज, ये सब्जेक्ट है, इज है इसकी वर्ब। भारत की चुनौती है क्या? मेंटेन करना, बनाए रखना। मेंटेन क्या होता है? बनाए रखना। इसको रिटेन भी कह सकते हो आप। क्या बनाए रखना? द ग्रोथ मोमेंटम। ग्रोथ मोमेंटम क्या होता है? अपवार्ड ट्रेंड, मतलब जो एक वृद्धि वाला एक गति बनी हुई है, ग्रोथ की गति बनी हुई है, उसको बनाए रखना चैलेंज है। अपवार्ड ट्रेंड, है ना, ऊपरी प्रवृत्ति, ऊपर जाने की प्रवृत्ति, है ना। तो वृद्धि और वृद्धि की गति कह सकते हो आप, ठीक है। एक बीट दे रखा है, बीट का मतलब है आगे निकल जाना, आगे निकल जाना, और एस्टीमेट का मतलब है अनुमान, ठीक है, प्रोजेक्शन, फोरकास्ट, प्रेडिक्शन। देखो, इंडिया के पास चैलेंज है, भारत का चैलेंज क्या है? कि ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन करें। इंडिया नाउन है, नाम है, इसलिए अपोस्ट्रोफे है तो अपोस्ट्रोफे से पहले नाउन, अपोस्ट्रोफे के बाद में नाउन, चैलेंज भी नाउन है, इज वर्ब है, टू मेंटेन इन्फिनिटिव है, द डिटरमिनर है, ग्रोथ मोमेंटम कंपाउंड नाउन है जिसमें ग्रोथ भी नाउन और मोमेंटम भी नाउन है, ठीक है। देखो, इंडिया सितंबर क्वार्टर जीडीपी डेटा, भारत का सितंबर क्वार्टर वाला जीडीपी डेटा जो है, क्वार्टर कितने होते हैं एक साल में? एक वित्त वर्ष में 4 होते हैं। एक क्वार्टर तो होता है शुरुआत वाला, अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून यहां तक का। दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर वाला। एक होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। एक होता है जनवरी फरवरी मार्च वाला। ऐसे करके कितने क्वार्टर हैं? 4 क्वार्टर्स, ठीक है। 4 क्वार्टर्स है, तो ये कौन सा क्वार्टर है? सितंबर। सितंबर क्वार्टर जो है भारत का जीडीपी डेटा, इंडियाज सितंबर क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर की बात है। इंडिया सितंबर क्वार्टर जीडीपी डेटा, भारत का सितंबर वाला जो क्वार्टर है उसका जीडीपी डेटा, ये सब्जेक्ट है। येलो कलर वाले सब्जेक्ट है भाई। नए बच्चे अगर आप हैं, पहली बार देख रहे हो वीडियो, तो एक तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप देख पाएं बिना किसी व्यवधान के, और आपको नोटिफिकेशन सबका मिलता रहे, ठीक है। तो जीडीपी डेटा
सितंबर क्वार्टर वाला। फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान वित्त वर्ष का, बीट, ये डेटा प्लूरल लिया है इसने, डेटा एक वचन बहुवचन दोनों में यूज कर सकते हैं, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वैसे ट्रेडिशनल ग्रामर में डेटम, मतलब पहले वाली ग्रामर में डेटम को मानते थे सिंगुलर और डेटा को मानते थे प्लूरल, लेकिन अभी दोनों को ही मानते हैं, दोनों ही एक को शब्द को लेते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे बीट दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब है। क्योंकि ये आगे निकल गया है सारे एस्टिमेट्स से, ऑल है वो डिटर्मिनर है, एस्टिमेट्स नाउन है, सारे पूर्वानुमानों से आगे निकल गया है। कमिंग इन एट 8.2%, आते हुए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इन एट 8.2% कि कितने जीडीपी डेटा कहां आ गया है, 8.2% पर पहुंचते हुए। हाइयर देन 7.8%, जो कि ज्यादा है, हायर डिग्री कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, एडजेक्टिव की, डिग्री कंपैरेटिव में देन लगता है। 7.8% ज्यादा है किसमें, जो क्वार्टर 1 था फाइनेंशियल 26 का। एंड वेल अबव मतलब काफी ज्यादा, है ना। द ईयर एगो पीरियड, मतलब एक साल पहले देखोगे तो उसमें और आज वाले में बहुत ज्यादा फर्क है, अभी बहुत ज्यादा हो गया है। समझ में आ गई, बहुत आसान सी बात है। भारत का सितंबर तिमाही वाला जीडीपी डेटा जो है वर्तमान वित्त वर्ष का, उसने सारे पूर्वानुमानों को पीछे छोड़ दिया है। बीट की तीनों फॉर्म्स जो होती हैं वो बीट बीट बीटन होती है, बीट बीट बीटन, ये बीट जो है वो सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, ठीक, क्योंकि ये 8.2% पर आ गया है, ये ज्यादा है 7.8% किसमें, Q1 में, जो पहली तिमाही थी फाइनेंशियल 26 में, अप्रैल से जून वाली, इसमें 7.8% था। और एक साल पहले देखोगे, दूसरी तिमाही 2025 वाली, 25 में जुलाई सितंबर का टाइम देखोगे तो उससे ये बहुत ज्यादा है। बात क्लियर है यहां तक। एक भाई कल मैंने एक पॉडकास्ट अपलोड किया था, इंग्लिश मास्टर, एक और चैनल जो अपना है, स्टेट वैकेंसीज के लिए जो इंग्लिश की क्लासेस ले रहे हो वहां पे, उनको तो पता ही है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। वहां पे स्टेट लेवल की वैकेंसी जो भी होती है वो हम डिस्कस करते हैं वहां पे इंग्लिश। तो उसमें एक पॉडकास्ट मैंने कल दिया था वहां पे। उस पॉडकास्ट में एक स्टूडेंट जिसकी 183rd रैंक थी इस बार आरएएस में, आरएएस जो कि एक सिविल सर्विसेज संबंधी एग्जाम है, पीसीएस स्टेट पीसीएस होता है, उसे राजस्थान में एक आरएएस एग्जाम होता है, उसमें 183 नंबर की रैंक थी, काफी अच्छी रैंक। और एक ऑफिसर बना है, एक स्टूडेंट पहले ही अटेम्प्ट में बना है, उसका पूरा इंटरव्यू वहां पर आप देख सकते हैं उस पॉडकास्ट के थ्रू। तो आप इंग्लिश मास्टर चैनल पर वो पॉडकास्ट जरूर देखें और देखें कि कैसे आप में से भी कोई तैयारी कर रहा हो किसी न किसी परीक्षा की, देखें कि कैसे कोई स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, कैसे स्टूडेंट सफलता तक पहुंचता है, कैसे विद्यार्थी शुरुआत से लेकर एंड तक कितना उसको पेशेंस रखना पड़ता है, किस प्रकार के डेडिकेशन की आवश्यकता होती है और क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए एक विद्यार्थी की जब भी कोई एग्जाम क्रैक करना हो। तो वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, दिस ऑफर्स फ्लीटिंग रीएश्योरेंस, ये जो चीज है सब्जेक्ट हो गया, ऑफर करती है, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, एडजेक्टिव है ये, रीअश्योरेंस पुनः आश्वासन, किसको, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स मतलब नीति निर्माताओं को। तो ये जो चीज हुई है ना, ये जो बता रहे हैं कि जीडीपी वाले आंकड़े बहुत आगे निकल गए हैं, ये क्षणिक एक आश्वस्त तो करती है, क्षणिक रूप से, फ्लीटिंग मतलब क्षणिक, थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए, क्षणिक, टेम्परेरी, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट। ट्रेवलिंग का मतलब है 3 गुना, ट्रेवलिंग, 3 फोल्ड, ट्रिपलिंग, ठीक है। तो यह नीति निर्माताओं के लिए एक फ्लीटिंग रीअश्योरेंस ऑफर करती है चीज। डेज आफ्टर अक्टूबर ट्रेड डेटा रिवील्ड, कई दिनों के बाद, जब अक्टूबर का जो व्यापारिक आंकड़े थे उसने दर्शाया था, रिवील किया था, रिवील क्या होता है, डिस्क्लोज करना, ठीक है। क्या, अ हिस्टोरिक डेफिसिट, एक ऐतिहासिक घाटा, डेफिसिट क्या होता है, शॉर्टफॉल, घाटा, डेफिशिएंसी, कितना घाटा, कितने रुपए का, 41.68 बिलियन डॉलर का। ड्रिवन पार्टली बाय, ड्रिवन का मतलब कोज्ड बाय, पार्टली मतलब पार्शियली, आंशिक रूप से, जिसका आंशिक रूप से कारण क्या था, ट्रिपलिंग ऑफ बुलियन इंपोर्ट्स, कि 3 गुना वृद्धि हुई थी बुलियन इंपोर्ट में। बुलियन क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर की जो बार होती है, गोल्ड सिल्वर,
इसकी जो छड़ें होती है उसको बोलते हैं। तो इसका आयात 3 गुना बढ़ गया था, इस कारण से ऐसा हुआ था। फिर डैश लगा के बताया अ सिग्नल ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये एक आर्थिक अनिश्चितता का संकेत है। जब आयात आपको इतना ज्यादा करना पड़ जाए सोने चांदी का, तो समझ जाओ कि आर्थिक अस्थिरता है। फिर समझो, दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऑफर वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पॉलिसी मेकर्स नाउन है, डेज नाउन है, आफ्टर यहां प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लग रहा है, अक्टूबर सॉरी ये कंजंक्शन है यहाँ पे क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। रिवील के ऑब्जेक्ट है हिस्टोरिक डेफिसिट, जिसमें ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ए है वो डिटरमिनर है, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ड्रीवन, ये एक्चुअल में ऐसे करो विच वॉज ड्रीवन ऐसा था, और इस विच वॉज ड्रीवन के लिए इसने शॉर्ट कर दिया इसको, रिड्यूस्ड क्लॉज है ये, है ना, छोटा कर दिया इसको, ड्रीवन सीधा यूज किया, पार्टली एडवर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है, ए डिटरमिनर है, ठीक है, डिटरमिनर नाउन आता है, ऑफ प्रेपोजिशन है, नाउन आता है, ये नाउन है, ए डिटरमिनर है, सिग्नल नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, अनसर्टेनिटी नाउन है। फिर समझा दो क्या कह रहा है, तो यह एक क्षणिक रीअश्योरेंस होता है, पुनः आश्वासन देना, ठीक है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक क्षणिक आश्वासन था, किसके बाद, कई दिनों के बाद, जब अक्टूबर का व्यापारिक आंकड़ों ने दर्शाया, ऐतिहासिक घाटा दर्शाया था अक्टूबर में 41.68 बिलियन डॉलर का, जिसका एक आंशिक कारण यह था कि सोने चांदी का आयात 3 गुना बढ़ा दिया गया था, और यह एक आर्थिक अनिश्चितता का संकेत है। ग्रोथ हैज बीन लेड बाई, ग्रोथ सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन मैन वर्ब है। तो ग्रोथ जो है उसको लीड किया गया, लेड बाई मतलब कोज्ड बाई, कोज्ड बाई, ठीक है, या गिवन राइज टू, गिवन राइज, इसका मतलब है कि ग्रोथ जो है ये कोज्ड बाई समझ लो इसको। वृद्धि किस कारण से हुई, तो वृद्धि हुई यहां पे मैन्युफैक्चरिंग के कारण। मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण, कितना परसेंट, 9.1%, एंड सर्विसेज सेवा क्षेत्र 9.2%, सपोर्टेड बाय ये रिकवरी इन प्राइवेट कंजम्पशन, और इसको सपोर्ट किसने किया, इसका सपोर्ट किया रिकवरी, रिकवरी मतलब रिबाउंड, पुनः उछाल आना, बाउंस बैक करना, कि यहां पे प्राइवेट कंजम्पशन बाउंस बैक हुआ था, निजी उपभोग है उसमें थोड़ा उछाल आया था, इससे इसको सपोर्ट मिला। समझ लो फिर से, ग्रोथ जो है वो लीड की गई मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। ये वृद्धि किस कारण से हुई, विनिर्माण के कारण और सर्विसेज के कारण। इसको सपोर्ट किसने किया, प्राइवेट कंजम्पशन में रिकवरी ने सपोर्ट किया। क्लियर है भाई, बहुत ही आसान और बहुत ही सहज तरीके से मैं सिखा रहा हूं आपको इंग्लिश, कि कैसे आप अखबार को, कितना ही मुश्किल कैसा भी आर्टिकल क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो बहुत ही बच्चों का सा खेल ये होगा। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। ग्रू किसकी सेकंड फॉर्म है, ग्रो की, ग्रो, ग्रू और ग्रोन, ग्रो, ग्रू और ग्रोन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब निजी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, निजी अंतिम उपभोग व्यय वो बढ़ा कितना, इतना परसेंट, कब, इस वित्त वर्ष के Q2 में। Q2 कौन सा हो गया मेरे भाई, ये हो गया जुलाई अगस्त सितंबर वाला। कंपेयर्ड विद, किसकी तुलना में, याद रखना कंपेयर टू भी होता है और कंपेयर विद भी होता है, कंपेयर टू और कंपेयर विद। कंपेयर विद होता है जब चीजें समान हो, अगर तुलना सेम चीजों के बीच में करो, सिमिलर थिंग्स, तब लगता है कंपेयर विद, और चीजें की तुलना डिसिमिलर थिंग्स के लिए करो, असमान चीजों के बीच तुलना करो, तो क्या लगता है, कंपेयर टू। तो यहां दोनों आंकड़ों की बात है, इसलिए कंपेयर विद है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना था, 6.4%, तो इसकी तुलना में इतना बढ़ा, जबकि वाइल कंजंक्शन होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग सरकारी खर्चा, ऑल्सो प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मैन वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है, और ऑल्सो के बारे में तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आता है। जबकि सरकारी खर्चे ने भी प्रोवाइड किया, प्रदान किया, अ मोडेस्ट बूस्ट,
मॉडेस्ट का वैसे तो विनम्र होता है, लेकिन यहां थोड़ा बहुत, इसका मतलब क्या है, थोड़ा। अपटिक का मतलब है उछाल, वृद्धि, उछाल या वृद्धि। हेडविंड्स का मतलब है चुनौती। सरफेस का मतलब है उभरना, सामने आना, सामने आना। बूस्ट नाउन है, मॉडेस्ट एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7.9% ग्रो हुआ इस वित्त वर्ष के Q2 में। किसकी तुलना में Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में देखोगे तो भाई इतना ही था, जबकि सरकारी खर्चा जो है उसने भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी दिखी। ठीक है, इसने भी प्रोवाइड किया मॉडेस्ट बूस्ट, सरकारी खर्च भी थोड़ा बढ़ा। टुगेदर एडवर्ब होता है। इसके साथ साथ दीज सजेस्ट, ये चीजें, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सजेस्ट वर्ब है। सजेस्ट का मतलब है हिंट करना, संकेत देना, है ना। इंडिकेट करना, क्या कह सकते हो, इंडिकेट करना भी कह सकते हो। तो कह रहा है साथ में मिलकर ये चीजें दर्शाती हैं अब ब्रॉड बेस्ड अपटिक। ब्रॉड बेस्ड का मतलब एक्सटेंसिव या एक्सपेंसिव, विस्तृत, व्यापक, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड। साथ मिलकर ये दर्शाते हैं क्या, ब्रॉड बेस्ड अपटिक, विस्तृत या व्यापक उछाल, किसमें, घरेलू एक्टिविटी में। डिस्पाइट, डिस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, इसका मतलब है के बावजूद, इसके बराबर रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, किसके बावजूद, ग्लोबल हेडविंड्स, वैश्विक चुनौती मत। देखो दो तरह की विंड्स होती हैं, एक होती है हेडविंड्स, सामने से हवा आती है, एक होती है टेल विंड्स, पीछे से हवा आती है। सोच के देखो, अगर हवा पीछे हम चल रहे हैं और उससे पीछे से हवा है तो गति हमारी तेज हो जाएगी, और हवा सामने से आएगी तो वो रुकावट हो जाएगी हमारे लिए। ठीक वैसा ही है, हेडविंड्स जो है वो रुकावट है और ये प्रोत्साहन है। ठीक है, ये पुश है एक प्रकार से। फिर देखो, साथ मिलकर ये सब चीजें दर्शाती हैं कि बड़े स्तर पर यहां घरेलू गतिविधि में उछाल आया है ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद। यट फिर भी कंजंक्शन है, विपरीत बातों को बताने के लिए आता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। द फुल इफेक्ट्स, पूर्ण प्रभाव, ऑफ द एक्सटर्नल शॉक, किसका, बाहरी दबाव का। शॉक मतलब झटका होता है, दबाव होता है। में सरफेस में संभावना बताता है, वो हो सकता है कि अपीयर हो इन द क्वार्टर्स अहेड, आगे आने वाली तिमाही में। अहेड एडवर्ब है, इसका मतलब है आगे, है ना। कमिंग क्वार्टर्स, जो आने वाले क्वार्टर्स है फ्यूचर में। फिर भी पूरा प्रभाव, पूर्ण प्रभाव किसका, बाहरी दबाव का। कि भाई विश्व आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऐसा नहीं है कि केवल हम प्रगति करेंगे या हम ही दुखी रहेंगे, बाकी सुखी रहेंगे या बाकी दुखी रहेंगे। इंटरकनेक्टेड है, सब चीजें आपस में मिलकर चलती हैं। तो बाहरी शॉक, ग्लोबल हेडविंड्स हैं, ग्लोबल यहां पे चेतावनी है, मतलब चैलेंजेस हैं, तो वो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये लेखक कह रहा है कि इसका पूर्ण प्रभाव जो है, फुल एडजेक्टिव है, इफेक्ट्स नाउन है, वो हो सकता है, मैं बताता है पॉसिबिलिटी कि वो सरफेस हो, सामने आए आने वाले क्वार्टर्स। ठीक है, आगे आइए। द यूएस टू स्टेज इंडिया टैरिफ्स, यूएस के बाद अपोस्ट्रोफे एस, याद रखिएगा। अपोस्ट्रोफे जनरली हम एस अगर आता है तो केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, एस नहीं आता है तो अपोस्ट्रोफे एस, लेकिन नाम आ जाए, जैसे यूएस तो नाम है इसलिए अपोस्ट्रोफे एस लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस का टू स्टेज इंडिया टैरिफ्स, की भारत पर टैरिफ लगाए यूएस ने, और 2 चरणों में लगाए। इन अगस्त, कब की बात है, इन अगस्त, अगस्त की बात है। ये इन अगस्त एडवर्ब हो गया, केवल अगस्त नाउन है, इन प्रेपोजिशन, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये। क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये टाइम बता रहा है तो क्या है, एडवर्ब है। तो यूएस का 2 स्टेज में लगाया गया टैरिफ जो है भारत पर। लैंडेड, लैंड का मतलब है कम इनटू इफेक्ट या इंप्लीमेंट, लागू होना, लागू होना। वैसे तो लैंड होता है जमीन पर उतरना, लेकिन यहां पे लैंड का मतलब क्या है, ये चीज सामने आई, ये चीज इंप्लीमेंट हुई। फ्रंट लोडिंग का मतलब है अग्रिम, अग्रिम ऑर्डर्स, पहले से ही एडवांस ऑर्डर्स। इन्फ्लेट का मतलब है बढ़ाना, एट प्ले का मतलब है सक्रिय होना। ठीक है, और डिफ्लेटर का मतलब है महंगाई, मुद्रास्फीति
कि एक सूचकांक होता है, मुद्रास्फीति को एडजस्ट करने का सूचकांक है, इंडेक्स का नाम है डिफ्लेटर। ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदी में भी क्या करोगे करके। यूएस का 2 स्टेज का इंडिया टैरिफ जो है अगस्त में, ये कब लागू हुआ, ये इसकी मिड क्वार्टर में, मतलब जो तिमाही चल रही है जुलाई अगस्त सितंबर वाली, उसके बीच में। सम फ्रंट लोडिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, कुछ यहां पे अग्रिम ऑर्डर दे रखे थे, किसका, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बात कर रहा है। निर्यात वाले जो ऑर्डर्स हैं वो कुछ पहले ही हो गए थे टैरिफ लगने से पहले, एडवांस में। अहेड ऑफ का मतलब है से पहले, इसको आप बिफोर कह सकते हो। किससे पहले, इन टैरिफ से पहले। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मे ऑल्सो हैव इन्फ्लेटेड, मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। मे हैव, याद रखें किसी भी मॉडल का पास्ट बनाने का तरीका है, मॉडल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मॉडल के साथ में हैव हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म हो, तो ये क्या कहानी है, ये है पास्ट ऑफ मॉडल, उस मॉडल का पास्ट बन जाता है ये। अगर मॉडल हो, मॉडल के साथ हैव हो, उसके साथ थर्ड फॉर्म हो, तो ये मॉडल का क्या बन जाता है, पास्ट। तो ये पास्ट बन गया मॉडल का, मे ऑल्सो हैव इन्फ्लेटेड। ऑल्सो का प्रयोग वैसे मैन वर्ब से पहले होता है, लेकिन ऐसे मॉडल के साथ हैव आए तो उस हैव से पहले होगा, याद रखिए। इन्फ्लेटेड का मतलब बढ़ाना, Q2 आउटपुट, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। तो क्या कह रहा है, कुछ फ्रंट लोडिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, जो अग्रिम एक्सपोर्ट ऑर्डर दिए गए थे इन टैरिफ से पहले, हो सकता है कि इसने भी Q2 का जो आउटपुट है, Q2 में जो आंकड़े आए हैं सामने, उसमें योगदान इसने भी दिया हो, इन ऑर्डर्स के चलते ये इन्फ्लेट हो गया हो, बढ़ गया हो। अ सेकेंड स्टैटिस्टिकल इफेक्ट इज एट प्ले, एक दूसरा सांख्यिकी प्रभाव, नंबरों का प्रभाव, संख्याओं का प्रभाव, वो भी सक्रिय है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एट प्ले एक फ्रेज है, तो ये भी सक्रिय है, ये भी एक्टिव है। रिटेल इन्फ्लेशन फेल टू 0.25% इन अक्टूबर, खुदरा महंगाई जो है, खुदरा महंगाई सब्जेक्ट, फेल सेकंड फॉर्म, ये वर्ब है। कहां तक गिरी, यहां तक गिरी। कब की बात है, अक्टूबर की, ये क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन में गिरावट आई और यहां तक गिरावट आई, टू बता रहा है डायरेक्शन, कहां तक गई गिरावट, यहां तक, कब की बात, अक्टूबर की, और थोड़ा समझा रहा है द लोवेस्ट इन द करंट सीपीआई सीरीज। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं, इस श्रृंखला में सबसे कम यही रहा है। लोवेस्ट जो है वो डिग्री सुपरलेटिव है, लोवेस्ट से पहले द क्यों है, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव में द लगता है। ठीक है, ये किसके लिए दे रखा है, रिटेल इन्फ्लेशन गिरकर यहां गई और ये सबसे कम रही, लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट है रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसलिए लोवेस्ट एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव है, और डिग्री एडजेक्टिव की सुपरलेटिव हो तो द लगता है। ठीक है, कहां गया, इन द करंट सीपीआई सीरीज, वर्तमान सीपीआई सीरीज में, कंट्रीब्यूटिंग टू, कंट्रीब्यूट करते हुए, कंट्रीब्यूट में टू लगता है, कंट्रीब्यूट करते हुए, योगदान देते हुए, किसमें, जीडीपी डिफ्लेटर रिपोर्टेडली बिलो 1%, कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है, जीडीपी एक जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इंडेक्स है, वो तथाकथित रूप से कितनी नीचे आ गई, 1% से नीचे आ गई। बिलो जो है वो आपको लेवल में नीचे के लिए आता है यूज में, और बिलो का ऑपोजिट है, एंटोनिम है वो अबव होता है, ध्यान रखें। बिलो का ऑपोजिट, बिलो का विलोम शब्द अबव होता है, अगर स्तर में ऊपर है तो अबव, स्तर में नीचे है तो बिलो। रिपोर्टेडली का मतलब होता है सपोज्डली, तथाकथित रूप से। ठीक है, इसी को आप कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं परपर्टेडली, परपर्टेडली। ठीक है, तथाकथित रूप से। तो कह रहा है कि इसने योगदान किसमें दिया है, जो ये कम महंगाई है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो गिरावट आई है, उसने योगदान दिया है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो तथाकथित रूप से कितना नीचे चला गया है, 1% से नीचे चला गया है। आगे आइए, अ डिफ्लेटर दिस लो, अब ये जो एक सूचकांक बताया मैंने, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट जो इंडेक्स है, डिफ्लेटर है, ये इतना कम चला गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। मैकेनिकली मतलब ऑटोमेटिकली, स्वतः ही, या इसमें एक फॉर्मूला लगता है उसके अकॉर्डिंग, स्वतः ही। अंडरस्कोर का मतलब है जोर देना, फर्म अप का मतलब है मजबूत करना, है ना, मजबूत होना, मजबूत होना, दृढ़ होना। डाइवर्सिफाई अवे का मतलब है दूर जाना या फिर निर्भरता कम करना।
निर्भरता कम करना, और मॉडरेट का मतलब है धीमा करना, गिरावट आना, गति धीमी करना। ठीक है, तो डिफ्लेटर जब इतना नीचे चला गया, 1% से नीचे चला गया, ये मैकेनिकली ये एडवर्ब है, ये बढ़ाता है, ये अपने आप ही बढ़ा देता है रियल जीडीपी को, वास्तविक जीडीपी को अपने आप ही फुला देता है, इंक्रीज कर देता है। किसकी तुलना में? रिलेटेड टू का मतलब कंपेयर को बोलते हैं कंपेयरिंग टू। ठीक है, कंपेयरिंग विद कह दो इसको। तो नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का। ठीक है, जो केवल नाम में है, रियलिटी में नहीं है। नॉमिनल का मतलब ये होता है इन ओनली नेम, या इसको कहें नॉट इन रियल, जो वास्तविकता में नहीं है। ठीक है, मतलब जो नॉमिनल जीडीपी की हम बात करते हैं, नाम की जो बात करते हैं जीडीपी, वास्तविक जीडीपी नहीं है उसकी बजाय। द नैरो गैप, ये जो एक नैरो सा गैप है, गैप मतलब डिफरेंस होता है, अंतर होता है, तो ये एक जो नैरो गैप है किसके बीच में? नॉमिनल जीडीपी जो कही है आपने नाम के लिए 8.7% और रियल जीडीपी 8.72%, तो ये एक नैरो सा गैप है इसके बीच में, बिटवीन के साथ में एंड लगता है भाई। ठीक है, एक छोटा सा गैप है 0.5% का, वो इस बात को हाईलाइट करता है, वो इस बात को क्या करता है? जोड़ देता है इस बात पर। अंडरस्कोर का मतलब जोड़ देना या हाईलाइट करना। शुड इन्फ्लेशन राइज, ये शुड जो है ये एक प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बना रहा है। इफ को हटा दिया और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया, इससे कंडीशनल सेंटेंस बन सकता है। कंडीशनल सेंटेंस जनरली वो होते हैं जिसमें दो क्लोजेस हो, दोनों का आपस में संबंध हो। ठीक है, वो कंडीशनल सेंटेंस हैं। और इफ नहीं हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है इफ वाले क्लोज में, उसको बाहर निकाल बना सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ऐसा पॉसिबल है, तो शुड को निकाला बाहर, इसको तुम इफ ही पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, इफ इन्फ्लेशन राइजेस और इनपुट कॉस्ट फर्म अप। ठीक है, यदि महंगाई बढ़ती है या लागत कीमत, ये क्या होती है? इनपुट कॉस्ट, लागत कीमत। ठीक है, तो यदि महंगाई बढ़ती है और लागत कीमत दृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है, स्ट्रेंथन होती है। थोड़ा आगे समझाया है। इफ ऑयल प्राइसेस क्लाइम, यदि तेल की कीमतें, ऑयल प्राइसेस सब्जेक्ट हो गया, क्लाइंब ये वर्ब हो गई, यदि ये बढ़ती हैं, चढ़ती हैं ऊपर। एज इंडिया डाइवर्सिफाइज अवे, क्यों? क्योंकि ये कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि भारत जो है वो निर्भरता कम कर रहा है रशियन क्रूड से। पहले भारत रशिया तेल मंगवा रहा था, लेकिन टैरिफ के चलते भारत ने, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया उसके चलते भारत ने रशिया से तेल मंगवाना कम कर दिया है, उसकी डिपेंडेंस कम कर दी है। हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ, ये होता है टोटल जीडीपी ग्रोथ, कुल मिलाकर जीडीपी ग्रोथ में मॉडरेट वो हो सकता है कि धीमी पड़ जाए। समझ में आ गई? मॉडरेट मतलब स्लो डाउन, में बताता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो कह रहा है यदि महंगाई बढ़ती है या लागत कीमत थोड़ी सी स्ट्रेंथन होती है, यदि तेल की कीमतें बढ़ती है क्योंकि भारत ने डिपेंडेंस जो है रशियन ऑयल से कम कर लिया है, निर्भरता कम कर ली है, तो टोटल जीडीपी ग्रोथ जो है, जिसमें सब कुछ शामिल, उसको हेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि मॉडरेट हो जाए, कम हो जाए। द आरबीआई अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग, अपकमिंग मतलब फ्यूचर वाली, तो आरबीआई की जो आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मतलब मौद्रिक नीति समिति की जो मीटिंग है, एड्स अनसर्टेनिटी, ये भी अनसर्टेनिटी को बढ़ाती है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ये भी अनिश्चितता को बढ़ाती है। एज, क्योंकि, ये कंजंक्शन हो गया, फिर से कंजंक्शन इसलिए बोल रहा हूं कि आगे सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है। क्योंकि एनी पॉलिसी रेट विल शेप डिमांड साइड प्रेशर्स, क्योंकि कोई भी पॉलिसी रेट जो है, ये सब्जेक्ट है, विल शेप वो आकार देगी, वो बनाएगी, डिमांड साइड प्रेशर्स, मांग वाला जो पक्ष है, एक सप्लाई साइड होता है, एक डिमांड साइड होता है, तो डिमांड साइड में यहां पे दबाव बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी पॉलिसी रेट जो भी होगी, जो भी पॉलिसी रेट यहां पे डिसाइड होगी, वो डिमांड साइड प्रेशर को शेप करेगी, उसको बनाएगी, डिमांड साइड प्रेशर क्रिएट करेगी। ठीक है, अच्छा, एनी जनरली आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा होगा, लेकिन जब सारे ऑप्शंस ओपन हो, जब कहे कोई भी, कैसा भी, कहीं भी, है ना, तब आप एनी का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। तो इस लिहाज से यहां पे एनी सही है। कंप्लीट हो गया अभी एडिटोरियल अपना। अभी मैच द कॉलम एक्सरसाइज है, ये आप करिए। देखो, डिफ्लेटर तो एक सूचकांक है, इंडेक्स है ना, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, तो कौन सा आएगा इसमें? ए प्राइस एडजस्टमेंट इंडेक्स यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, डी है। फर्म अप का स्ट्रेंथन होना है, ए आ जाएगा।
अंडरस्कोर का हाईलाइट करना होता है तो टू स्लो डाउन, टू हाईलाइट ई। डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई के साथ वैसे तो डाइवर्सिफाई विविधता लाना भी हो सकता है, लेकिन वो डाइवर्सिफाई अवे था ना, उसका मतलब क्या था, डाइवर्स स्लो डाउन, डिपेंडेंस मतलब कम करना, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथन बिकम, टू एक्सपेंड वैरायटी, रिड्यूस डिपेंडेंस, ये आ जाएगा बी। मॉडरेट का मतलब कम करना है तो स्लो, ये आंसर है। ये था सेशन नंबर 198। कल मुलाकात होगी ठीक शाम 5 बजे सेशन नंबर 199 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।